नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। फूलों की बात जब होती है तो खुशबू की भी बात होती है, जब कला की बात होती है तो कलाकार की भी बात होती है, जब कविता की बात होती है तो कवि की भी बात होती है। और आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं समझे तो फिर कभी समझ लेंगे, लेकिन सीधा सीधा बता देता हूँ आपको कि हमारे साथ रवि यादव जी हैं, जिनके अंदर अलग अलग प्रतिभा जो है समाहित है। वो कवि भी हैं, कलाकार भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ताज़ा उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी के बारे में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गीत लिखा है। गीत से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, गीत भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि कोई कलाकार किसी भी पॉलिटिकल नेता को सपोर्ट क्यों करता है, ये सवाल भी हम करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद। अभी आप दिल्ली गए, बहुत सारे लोगों ने आपको घेर लिया था, बहुत सारे मीडिया ने आपसे बात की। सबसे पहले बताइए, ये जो रचना है अखिलेश यादव जी के कामकाज को देखते हुए जो आपने लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक आदमी की तारीफ की है, क्योंकि विकास की बात करता है वो आदमी। आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इस गाने में मैंने वही लिखा जो मैंने महसूस किया, और क्योंकि मैं एक साहित्यकार के तौर पर भी काम करता हूं, मेरा जो ये अच्छा पॉइंट है। साहित्यकार ने एक राजनीतिज्ञ को समझा। हाँ, लेकिन जरूरत है, क्योंकि देखिए, चाहे साहित्यकार हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, या जितने भी इस देश के स्तंभ हैं, उन सबको एक दूसरे को समझने की जरूरत है। और इस बात से आप सहमत होंगे कि हम किसी भी एक वर्ग के बारे में ये नहीं कह सकते कि वहां सब सारे बुरे लोग हैं या सारे अच्छे लोग हैं। तो हमें उस अच्छे की तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा है, जो बुरा है हमें उसके बारे में बोलना चाहिए। तो मैं क्योंकि यूपी से बिलोंग करता हूं, और जब ये गीत लिखने का मुझे मौका मिला तो जो मैंने महसूस किया, आपने क्योंकि गाना सुना है और अभी आप सुनवाने वाले हैं दर्शकों को, मैंने जय जयकार नहीं लिखी, मैंने सिर्फ जिंदाबाद नहीं लिखा, मैंने कोई वोट अपील नहीं की, मैंने वो लिखा जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर मुझे लगा कि ये उन पर सूट करता है। देखिए, आप इस बात को नकार नहीं सकते कि आदरणीय अखिलेश जी जो है वो इस समय यूथ आइकॉन है वहां पर, है ना। और मैंने उसी को आधार बनाकर जो महसूस किया वो मैंने लिखा। रवि जी, पहली प्रतिक्रिया क्या थी अखिलेश जी की? सर, उनकी प्रतिक्रिया से पहले मैं एक अपनी प्रतिक्रिया आपको बता देना चाहता हूं। जिस बात के लिए मैं उनका मुरीद हुआ, गाने मैंने बहुत लोगों पर लिखे हैं, राजनीतिक दलों के लिए गाने में बहुत लंबे समय से लिख रहा हूं, और सिर्फ आदरणीय अखिलेश जी के लिए नहीं, बल्कि मैंने कांग्रेस का भी गाना लिखा है, मैंने बीजेपी का जो इस बार का टाइटल्स होंगे यूपी के मन की बात, वो भी मैंने लिखा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरा ये गाना जब वहां पहुंचा तो पहले किसी के हाथ में ऑडियो लगा, मतलब MP3 जो हम लोग बनाते हैं, बाद में फिर हम लोग वीडियो बनाते हैं, और जब किसी के हाथ लगा तो उन्होंने अपने हिसाब से अखिलेश जी के फोटोज काट कर वो डाले और वीडियो बना के वायरल कर दिया। अब उन्होंने किसी का नाम नहीं डाला कि किसने लिखा है, किसने म्यूजिक दिया है, शान भाई ने गाया, इतने बड़े सिंगर हैं वो। तो ये बात किसी के जरिए मैंने वहां तक पहुंचाई थी, और ये उनका मुझे बड़कपन लगा उनकी तरफ से कि नहीं, ये न्याय ये कहता है कि जिसके नाम से जो चीज है, जिसने जो चीज बनाई है वो उसके नाम से होनी चाहिए। उनकी तरफ से कॉल आया, मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सा गाना, सर बहुत लोग गाने बनाते हैं, मैंने बनाया, कि उसके लिए कोई मुख्यमंत्री लेवल का आदमी किसी एक अजनबी व्यक्ति को, जिसको वो जानता ना हो, सिर्फ इस नाते कि भाई वो उसकी मेहनत थी और बेकार नहीं जानी चाहिए, वहां से मुझे कॉल आ सकता है। उनके यहाँ से कॉल आया, मैं उनको मिलने गया, और वो 15-17 मिनट की एक लंबी मुलाकात थी उनके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि एक कलाकार के तौर पर मैं प्रभावित था कि किसी व्यक्ति ने मेरा गाना किसी और के नाम से जाने से, या उसको बिल्कुल मेरा नाम हट जाने से बचा लिया। मतलब अनायास हुआ ये? जी बिल्कुल। और किन किन बातों को आपने ध्यान में रखा जब शब्दों की पिरोते हैं आप? तो आपने जैसा कि कहा कि जिंदाबाद उनकी नहीं की है, जयकार नहीं किया है, और किन किन चीजों को ध्यान रखा? विकास? देखिए, मैं फिर ये दोबारा बात रिपीट होगी साहित्यकार वाली, मैं इमोशंस को बहुत मानता हूँ। जिस भी गीत या जिस भी बातचीत में या जिस भी लेखनी में इमोशंस नहीं होते, जहाँ भावनाएं नहीं होती, वो चीजें कभी आपके दिल को नहीं छूती। इस गाने को जो बाकी लोगों ने भी जो सॉन्ग्स लिखे हैं, यकीनन बहुत अच्छे लिखे हैं, अच्छी मेहनत की है, लेकिन ये गाना इतना ज्यादा हिट होने का शायद एक कारण है कि मैंने कहीं इमोशंस को रखा है। राजनीतिक गानों में भावनात्मक गाने बहुत कम बनते हैं। जैसे मैं आपको एक लाइन, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैंने सिर्फ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं की है, मैंने हम सब की जिम्मेदारी तय की है, और यकीनन एक प्रदेश या देश को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। कि जैसे मेरी उसमें एक लाइन है, जो पहला अंतरा है कि
जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है। वाह। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है। क्या बात है, वाह वाह। खाओ कसम के घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे। गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। वाह। पड़ी बेड़ियां पांव में, पड़ी बेड़ियां पांव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूं। राहें नए विकास की अब रात और दिन में खोल रहा हूं। अखिलेश यादव बोल रहा हूं। बहुत खूब। तो देखिए, मैंने जिम्मेदारी सबके लिए रखी है कि मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है। हम जिस मिट्टी में रवि जी पैदा बहुत होते हैं, काम आएंगे। जिस तरह से आप साहित्यिक टच दे के राजनीतिज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में सबको लिखना पड़ेगा। ओवैसी को भी कभी जरूरत पड़ सकती है, तब क्या करेंगे आप? देखिए, मैं गीत लिखता हूँ, मेरा काम है लिखना, और इसी चुनाव में मैंने अलग अलग पार्टीज के लिए लिखा है। जहां भी मुझको लगेगा। रवि जी, कांग्रेस वाले भी अगर पंक्ति याद हो। हाँ जी, बिल्कुल मुझे याद है। अब जैसे मैं उसी बात पर आ रहा था कि जब भी किसी के लिए लिखने का मौका मिलेगा, अगर मेरा दिल उस बात के लिए मानेगा तो मैं जरूर लिखूंगा। अगर वो सही मुद्दा होगा तो मैं जरूर लिखूंगा। मैंने बहुत सारे सोशल मुद्दों पर लिखा है, कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी लिखा है, अगर अच्छा लगा है तो। हर काम पैसे के लिए नहीं होता। जो मैंने राहुल जी वाला सॉन्ग जब लिखा, तो राहुल गांधी जी को एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर से ज्यादा मैंने कहीं एक इमोशनल पक्ष को उसमें मैं लेकर आया हूं। और आप इस बात से सहमत होंगे कि वो राजनीतिक तौर पर जो भी कर रहे हैं उसको टच करने से ज्यादा उनके पिता के साथ जो हुआ, उनकी दादी जी के साथ जो हुआ, मैंने उस इमोशन को महसूस किया कि एक छोटा सा बच्चा कैसा महसूस करता होगा। मैं उसका एक जो अंतरा है मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मेरे सारे सॉन्ग्स इतने बड़े सिंगर्स ने गाए हैं कि मैं गाते हुए पहले माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ और जरूर बहुत सारी खामियां, मतलब क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ तो मैं अच्छा तो नहीं गा पाऊंगा। ये सानुदा बेस तो आप ही है ना, लेकिन सिंगिंग का बेस तो इसमें सानुदा है। लेकिन सबसे बड़ी खेती जो होती है वो किसान ही करता है, और शब्दों की खेती तो आप करते हैं। देखिए, मैंने राहुल जी वाले जो सॉन्ग में है कि इस मिट्टी का रंग अभी तक जिसके खून से लाल है, इस मिट्टी का रंग अभी तक जिसके खून से लाल है, वो इंदिरा गांधी थी, वो मेरी दादी थी। वाह। जिसकी लोरी परी कहानी रहती आज उदास है, वो इंदिरा गांधी थी, वो मेरी दादी थी। शाम का वादा करके गए थे, शाम का वादा करके गए थे, लौट कभी ना आए जो। भारत माँ पर प्राण लुटाकर अपना फर्ज निभाए जो, वो मेरे पापा थे, तकनीक के दाता थे, वो मेरे पापा थे, वो युग निर्माता थे। तो इस तरह के 3 अंतरे हैं उसमें, और वो इमोशन आप उसको झुटला नहीं सकते कि मैंने उस बच्चे को देखा जिसके फादर शाम को नहीं लौटे, या जो। रवि जी, जब बात पिता और फादर की निकल गई है, तो आपकी जो एक रचना थी जिसको कई लोगों ने सुनते ही महसूस किया कि वाकई पिता को लोग समझ नहीं पाते हैं, हम चाहेंगे कि उस रचना को भी आप शेयर जरूर करें यहाँ पे। जी, मैं वो वैसे पढ़ के सुना देता हूँ उसका मुखड़ा, क्योंकि मैं उसको शायद उतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा। चलेगा, बहुत बहुत कमाल की पंक्तियां हैं। पिता और पुत्र का जो रिश्ता है, माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन पिता का एक खास रिश्ता होता है बच्चों के साथ। तो वो चाहते हुए भी कभी बहुत खुलकर नहीं शो करता, उनको लगता है बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि बाप को थोड़ा होता है कि उसका दबदबा होना चाहिए कि जब तक मैं पापा नहीं था बाबूजी आपको समझा नहीं था, जब तक मैं पापा नहीं था बाबूजी आपको समझा नहीं था, बहती थी बर्फ के नीचे नदी, मैं मगर गहराई तक डूबा नहीं था, आपकी वो झिड़कियां बन गईं मंजिलों की सीढ़ियां, बाबूजी फिर याद आए बाबूजी। हम जब खुद पिता बनते हैं या हम जब माँ और बाप बनते हैं, तब हम अपने माँ बाप को समझना शुरू करते हैं।
और इन दिनों क्या चल रहा है? रवि यादव जी बहुत सारी फिल्में की प्लानिंग कर रहे हैं, सीरियल्स तो बनाते ही रहते हैं। आजकल बताइए क्या 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 चल रहा है? सर मेरी 2 फिल्में हैं जिनकी स्क्रिप्ट पर हम काम कर रहे हैं, और मैं क्योंकि बतौर प्रोड्यूसर भी काम करता हूं, मेरा जो रोजी रोटी चलती है वो गाने लिखने से नहीं चलती, मेरी रोजी रोटी एज एन एक्टर में काम करता हूं उससे चलती है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और कहा जा सकता है कि परिवर्तन के आसपास अगर आप अपने आप को पाते हैं तो कोशिश जरूर कीजिएगा कि दूर तक देखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम रवि यादव से बातचीत जारी रखेंगे। मुंबई के नगर सेवकों हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे सिर्फ इन 24 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने, जिसमें एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ हैं रवि यादव, जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। कवि भी हैं, एक्टर भी हैं, और राजनीतिज्ञों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि वो साहित्यकार हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि परिवर्तन की बात हो रही थी ब्रेक से पहले। रवि जी उत्तर प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, नोएडा से आए हैं। रवि जी, आपको क्या क्या मतलब लगता है कि आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई अखिलेश यादव में संभावनाएं हैं? देखिए, ये बहुत व्यक्तिगत सा सवाल हो जाएगा कि कौन किस नहीं, आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उत्तर प्रदेश के इंसान हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं, राहुल गांधी का भी सपोर्ट है। आपको मतलब क्या लगता है कि वाकई संभावनाएं हैं? मैं देखता हूं, और मुझे इस बात के लिए माफ किया जाए कि साहित्यकार के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आर्टिस्ट के साथ, कि वो न चाहते हुए कभी न कभी जो मन में होता है ना बोल देता है। हाँ। तो मैं उस बात को जानते हुए बोल देना चाहता हूं कि हाँ, मुझे लगता है कि जो भी प्रदेश को नई दिशा की तरफ लेकर जाए, नए जमाने की तरफ लेकर जाए, युवा शक्ति की तरफ लेकर जाए, मैं उसमें यूपी के विकास के साथ हूं। जो भी यूपी का विकास करे मैं उसके साथ हूं, और मुझे संभावनाएं दिखती हैं। और संभावनाओं का अपना एक आकाश होता है। मुंबई में बहुत सारे मंच हैं। रवि जी अक्सर अलग अलग मंचों पे दिख जाते हैं, कविता पढ़ते हुए, गीत गाते हुए। रवि जी, कुछ हम चाहेंगे कि अपना अनुभव बताइए कि वाकई मुंबई का जो मंच है, खासकर अगर हम साहित्यिक माहौल की बात करें तो साहित्य का जो माहौल होता है वो महसूस कर पाते हैं, या फिर कि शब्दों से खिलवाड़ होता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मुंबई एक ऐसा शहर है जो सबको अपनी, मुंबई हमारे लिए माँ जैसी है जो अपनी गोद में सबको जगह देती है। जहाँ तक साहित्यिक वातावरण का सवाल है, मैं ये पाता हूँ कि हर शनिवार इतवार को इस शहर में अनगिनत आयोजन होते हैं जो कहीं ना कहीं साहित्य और कला से संबंधित होते हैं, और बैठकियां होती हैं, गोष्ठियां होती हैं। हर शनिवार इतवार को कम से कम 4-5-6 जगह से जरूर ये कहीं ना कहीं आमंत्रण होता है कि हम लोग जाएं, कविताएं पढ़ें। मैं इस बात को बहुत सकारात्मक रूप में लेता हूं, और मैं मानता हूं कि इस मुंबई की भागदौड़ में भी लोग साहित्य के लिए वक्त निकालते हैं। ये बहुत खुशी की बात है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उन सबके बीच में कहीं ना कहीं मुझे उन सबका आशीर्वाद मिलता है। ये बातचीत तो चलती ही रहेगी। हम युवाओं के बारे में पूछेंगे कि रवि जी का कैसा अनुभव, कि युवा प्रतिभा जो है उसको ये कैसे देखते हैं या महसूस करते हैं। फिलहाल कुछ रचनाएं सुनते हैं रवि जी से, कि रवि जी कविता भी हो जाए तो मजा आएगा, या नज्म हो जाए, गजल हो जाए, जैसी आपकी इच्छा। हाँ सर, मैं ज़रूर अपनी कुछ रचनाएं, एक तो मतलब उसको मैंने अभी 8-10 दिन पहले ही कुछ लाइंस लिखी थी, तो वो एक गीत है जिसको मैं ज़रूर कंप्लीट करूंगा। उससे पहले मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी हम छाँव की बात करते हैं, धूप की बात करते हैं, तो इसके आगे पीछे शायद कोई शब्द लगा हुआ नहीं पाते हैं, लेकिन रवि जी ने एक कविता संग्रह तैयार की है जिसका नाम ही है बूढ़ी धूप। चलिए रवि जी, बूढ़ी धूप का मतलब समझाइए सबसे पहले, और उसके बाद हम ये सफर जारी रखेंगे कविताओं का। सर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि बूढ़ी धूप जो मेरा पहला काव्य संकलन है, उस पर आदरणीय, महान, सम्माननीय, अनुकरणीय हमें श्री गोपाल दास नीरज जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने उसकी भूमिका लिखी, और इस शब्द को लेकर जब उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने बूढ़ी धूप क्यों रखा है इसका नाम। बूढ़ी धूप, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो नज्म सुना देता हूँ जिसकी वजह से मैंने बूढ़ी धूप रखा, और आप उसका मतलब समझ जाएंगे कि तुम संग थे तो कैसे कुलांचे भरती थी, किसी हिरनी सी ये धूप।
तुम संग थे तो कैसे कुलांचे भरती थी किसी हिरनी सी ये धूप, दिन शुरू भी ना होता था कि बस गुजर जाता था। दिन शुरू भी ना होता था कि बस गुजर जाता था, बेताब सी रहती थी गोया सुबह की गोद से निकलकर शाम के दामन में समाने को। वाह, बेताब सी रहती थी गोया सुबह की गोद से निकलकर शाम के दामन में समाने को, वक्त के बेदर्द हाथों ने अब जब मुझसे छीन लिया है तुमको, वक्त के बेदर्द हाथों ने अब जब मुझसे छीन लिया है तुमको, तो कैसी बीमार सी रहती है, कैसी ठहर ठहर कर चलती है। वाह, तुमसे बिछड़ कर देखो कैसी सठिया सी गई है धूप, आहा, तुमसे बिछड़ कर देखो कैसी सठिया सी गई है धूप, तुमसे बिछड़ कर देखो कैसी बुढ़ा सी गई है धूप, कि दोपहर से शाम का सफर, कि दोपहर से शाम का सफर कई मर्तबा कई सदियों में तय करती है आहा, ये बूढ़ी धूप। बिल्कुल सटीक। बूढ़ी धूप एक विरह का प्रतीक है कि कई बार हम कहते हैं ना कि दिन नहीं ढल रहा है, हाँ। दिन इतना लंबा हो गया जैसे कोई सदी हो, दिन हाँ। तो वही 12 घंटे का होता है। तो मैंने उस संदर्भ में इसको बूढ़ी धूप लिखा। चलिए, आपने नीरज जी की बात की, अब चलते चलते हमें ये भी बताइए इस सफर में चलते चलते कि और कौन कौन से ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिनको आपने बहुत इंजॉय किया। साहित्यकारों का आशीर्वाद तो मेरे साथ रहा हमेशा, और मुझे जब भी कहीं मौका मिला, मैं जिस भी शहर में जाता हूँ, जिस साइड में जाता हूँ, तो मैं फोन कर करके आशीर्वाद लेने जाता हूँ। देखिए, हम बहुत छोटे हैं, हम अभी उस रास्ते की शुरुआत में हैं जहाँ मील के पत्थर हैं, जहाँ एक से एक बड़ा नाम है। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मेरी आदरणीय गुलजार साहब से मुझको इस मेरी किताब पर उनका आशीर्वाद मिला था। मैं चाहता था कि सर उसकी भूमिका लिखें, लेकिन क्योंकि वो व्यस्त हैं और मेरे जैसे मुझे लगता है करीब 100 लोग तो दिन में उनको अप्रोच करते होंगे, तो ये संभव नहीं है। तो मैंने उनको एक छोटा सा मेल डाला था, और देखिए ये उनका बड़कपन है, ये उनकी महानता है कि उन्होंने पलट के फ़ोन किया। भले ही उन्होंने असमर्थता जताई कि भाई मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि रवि, मैंने आपको पता है क्योंकि कॉल मैंने आपको क्यों किया, ताकि आपने जो हौसला किया, मेरे पास उन तक पहुंचने का मैं कोई जरिया यूज नहीं करना चाहता था। मुंबई में रहते हुए रिलेशन टू रिलेशन में जा सकता था, मैंने सीधा उनको मेल किया और मैंने एक छोटी सी नज्म उनको भेजी थी, अगर आप इजाजत दें तो वो सुना दो, जिसके जवाब में उन्होंने मुझे कॉल किया था कि, और ये सच है, मैं उनको उस रूप में देखता हूँ, मेरी नजर में उनका बहुत सम्मान है कि न मालूम हिमाकत है कि हिम्मत है, न मालूम हिमाकत है कि हिम्मत है, यूं सूरज के दरवाजे तक आना मुझ अध जले से चिराग की। न मालूम हिमाकत है कि हिम्मत है, यूं सूरज के दरवाजे तक आना मुझ अध जले से चिराग की। मैं ये सोचकर आपके सजदे में हूँ, मैं ये सोचकर आपके सजदे में हूँ, जो मुस्कुरा दिए आप तो समझ जाऊंगा मैं। क्या बात है। जो मुस्कुरा दिए आप तो समझ जाऊंगा मैं, गर न हो सकी हासिल मुझको नजरे करम आपकी, तो उम्र भर अपने हौसले पे मुस्कुराऊंगा मैं। क्या बात है रवि जी, वाह। तो ये इसके बाद सर का कॉल आया और उन्होंने जो दुआएं दी, जो कहा कि रवि ये हौसला बेटा आप जिंदा रखिएगा। तो जब भी किसी भी साहित्यकार से मौका, हिम्मत से ज्यादा हौसला शब्द ने असर डाला। जी जी। तो फिर बिल्कुल, और गुलजार साहब का आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता है, जैसे गुलजार साहब का नाम लिया आपने, नीरज जी का आशीर्वाद लिया, तो क्या आपको लगता है कि वाकई आप भी उस लेवल तक या उससे आगे जाएंगे? ये सोच तो रहती होगी। देखिए, सोचना बुरी बात नहीं होती, लेकिन कोई एक दो किताब लिखने से कोई आदरणीय गुलजार जी नहीं हो सकता, 2 4 10 20 कविताएं या गीत लिखने से कोई आदरणीय नीरज जी नहीं हो सकता। ये लोग इतने बड़े हैं, इतने मतलब जहां पर ये लोग बैठे हैं, आप इस रूप में देखिए कि आज मेरा एक गाना हिट हुआ और मैं जो उसकी खुशी महसूस करता हूं, तो मैं अंदाजा इनके कद और इनकी ऊंचाई का लगाता हूं कि जिनके 100 गाने हिट हैं, जिनकी किताब नहीं किताबें हिट हैं, वो कहां खड़े हैं और हम कहां शुरुआत कर रहे हैं। तो उनको छूना भी हमारे जैसों के लिए संभव नहीं है। हमारे लिए यही खुशी की बात है कि इन लोगों को हम कभी छू पाए। जैसे आदरणीय रविंद्र जैन जी जब जीवित थे, तो उनके लिए 2-3 बार गाने लिखने का मौका मिला और उनके साथ बैठ, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं जब भी कभी याद करता हूं तो मैं इस बात से खुद को गौरवान्वित। आपके दद्दू, हम दादू बोलते थे सब उनको प्यार से, तो हमने उनको छुआ। वो मतलब वो जो एहसास है ना कि हम इतने महान लोगों को छू पाए, हमारे लिए इतना ही बहुत है, और ये कहीं ना कहीं हमारी खुशनसीबी जैसा है। मैं इस बात पर अगर आप कहें तो मैं एक जो 4-5 दिन पहले मैंने 2 लाइनें लिखी थी, मैं वो आपको सुनाता हूँ कि आज भले ही खामखा हूं, ये मेरा गीत है आने वाला। आज भले ही खामखा हूं, कल बड़ा जरूरी हो जाऊंगा। आज बना लो ख्वाहिश वरना
कल मजबूरी हो जाऊंगा, वाह। कल मजबूरी हो जाऊंगा। चुक कर मिलना छोटा दिखना मेरे है इखलाक मगर, क्या बात है। झुक कर मिलना छोटा दिखना मेरे है इखलाक मगर, तुम जो हुए मगरूर तो मैं भी, तुम जो हुए मगरूर तो मैं भी रंग मगरूरी हो जाऊंगा। आज बना लो ख्वाहिश वरना कल मजबूरी हो जाऊंगा, कल मजबूरी हो जाऊंगा। बिल्कुल। और कभी कभी ये महसूस होता है कि हमारा भी कोई गॉड फादर होता। रवि जी, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग थलग सा रहा है, लेकिन आपने अपने आप को इतना डेवलप किया, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, लिखने का क्षेत्र हो, साहित्य का, इसमें जो सबसे बड़ी जो विधा है आपके हिसाब से, आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? देखिए, मजा लिखने में आता है और लिखने में भी कविताएं लिखने में आता है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी जितनी चीजें हैं वो सब घर चलाने का जरिया है, जिंदा रहना। तकलीफ तो उसमें होती है ना, प्रोडक्शन में? हाँ, मैं हालांकि इंजॉय करता हूँ उसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हूँ, तो मुझे वो, लेकिन हाँ, मैं जैसे ही थोड़ा सा लंबा शेड्यूल चला जाता है ना बिजनेस में, तो मुझे लगने लगता है कि मैं कविताएं नहीं, जैसे अभी मैं यूपी दिल्ली बहुत जगह चक्कर मार गया, तो मैं सच में मुझे लगता है कविताएं कचोटने लगती है, भाई कहाँ हो, बहुत दिन से मिले नहीं हो, बिजी हो। तो बिजनेस में मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे पास अच्छा पार्टनर है मयूर, तो वो काफी हिस्सा संभाल लेता है। मैं उसको बोलता हूँ यार मेरा भी लिखने विखने का माने तुम देख लो। तो लेकिन हाँ, मैं लिखना मिस करता हूँ। नंबर 1 पर मेरे लिए अगर कोई सुकून का जरिया है तो वो मेरी कविताएं हैं, और मैं ईश्वर से चाहता हूँ चाहे जो भी मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन कविताएं मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, माँ सरस्वती की कृपा रहे कि मैं उनसे कभी दूर ना हूं। बिल्कुल। जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, कवि की अपनी दुनिया होती है। लेकिन अगर हम बाकी लोगों की बात करें रवि जी, तो युवा प्रतिभाओं की अगर हम बात करें, आप तो बहुत सारे मंचों पे जाते हैं, बहुत सारी महफिलों में जाते हैं, युवा जो ये जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं, कभी उन लोगों से वास्ता पड़ता है आपका? क्या आपको लगता है कि हमारा जो आने वाला भविष्य है उसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी यकीनन प्रतिभाएं आएंगी? यकीनन। देखिए, सब देखिए, जो लोग बहुत ऊपर तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं कि वो काबिल नहीं थे। जो लोग बहुत ऊपर पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे बहुत काबिल थे, ठीक है। आपने अभी इससे पहले सवाल में एक बात गॉडफादर की थी। बात यह है कि कौन सही वक्त पर सही जगह पर पहुंचा, वो बहुत मायने रखता है। हाँ, गॉडफादर या कोई भी चीज आपको एक जगह सही मंच दिला सकती है, उसके बाद फिर आपको टिकना खुद पड़ता है। रहा सवाल इस बात का आने वाले वक्त का, मैं सच में महसूस करता हूँ कि इन दिनों जो गाने हमारी वाली जो पीढ़ी है जो लिख रही है, मैं मानता हूं कि साहित्य जैसा उस 70s वाला जो दौर था, जिसमें अच्छे 70s और 60s वाला जो दौर था कि अच्छा साहित्यिक गाने आते थे, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम उस दौर में हैं फिर से धीरे धीरे, कि आजकल बहुत अच्छे गाने लिखे जा रहे हैं और बहुत मीनिंगफुल गाने लिखे जा रहे हैं, और ये आने वाले वक्त में, और मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो इसको और आगे लेके जाएंगी। और जाहिर तौर पर जब आपको मौका मिलेगा तो आप भी फिल्मों में गीत लिखेंगे जी। है ना? तो आज के जो म्यूजिक वाले लोग हैं, आपको याद होगा हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में या कुछ और पहले, एक कलाकार का नाम होता था, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, कोई बड़ा सिंगर हो, कोई गीतकार हो। आज उसकी कमी महसूस होती है। इसके पीछे कुछ कारण मानते हैं आप? आज सिर्फ गाना बजता है मार्केट में, ये हाईलाइट नहीं किया जाता किसने लिखा है, इसको तो मानते होंगे आप? मैं देखिए मानता हूँ कि पहले लिरिक्स हावी होता था, गीत जो होता था उसके अनुसार म्यूजिक होता था। अभी म्यूजिक हावी है, शब्द अगर उसमें कुछ नहीं भी है तो लारा लारा करके भी आप वहां पर काम चला सकते हैं, जबकि पहले ये था कि लिरिक्स जो है वो मायने रखता था। तो ये मैं मानता हूँ, हो सकता है ये म्यूजिक बहुत सारे लोगों की पसंद है, तभी देखिए वो कोई भी चीज हिट तभी होती है जब लोग उसको पसंद करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं म्यूजिक ज्यादा हावी है। हमारा अच्छा दौर वो तभी रहेगा जब हम गीत हावी हो, म्यूजिक उसके अनुसार। और ये भी आप बताइए कि वाकई मुंबई में काफ़ी सारे लोग आते हैं दूर दूर से, कुछ लोग भटक भी जाते हैं, कुछ कलाकार बनने आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो पॉलिटिक्स में चले गए हैं, कुछ लोग राइटर बन गए हैं। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो गीतकार बनना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं, दूर दूर से मुंबई आना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं खुद को इतना बड़ा नहीं मानता कि मैं किसी को सलाह दूं, लेकिन एक इंडिविजुअल, एक इंसान के तौर पर, और क्योंकि मैं कुछ वक्त से मुंबई में हूं, तो उस आधार पर जितना मेरा तजुर्बा है, हम सबके अपने अपने तजुर्बे हैं, हम उसके आधार पर बात करते हैं। सिर्फ अच्छा लिखना ही इस बात की गारंटी नहीं हो सकता कि आप सफल हो जाएंगे। जो भी लोग आते हैं,
बिल्कुल आए, बिल्कुल कोशिश करें, लेकिन जिन लोगों के साथ मुकाबला है, चाहे वो गीतकार हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, और ये हर फील्ड में लागू होता है, हमारी फिल्म लाइन के अलावा भी जो बाकी लोग हैं, आपको ये कहीं ना कहीं मान के चलना होगा कि उनके साथ मुकाबले के लिए क्या हम तैयार हैं। मुकाबला सिर्फ राइटिंग का या हमारी प्रतिभा का नहीं, जो पीआर है, जो लोगों से मिलना जुलना है, जो जिंदगी से लड़ने का तरीका सलीका जो हम अपना तय करते हैं, क्या हम उसमें भी उनके बराबर खड़े हैं। इन सारी चीजों को तोलकर नापकर हम खुद बेहतर समझते हैं कि हम किस में बहुत अच्छे हैं और हम किस में अच्छे नहीं हैं। हम उन सारी चीजों को ध्यान में रख के अगर अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो काफी हद तक हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कामयाब होने के। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है। वाकई रवि का मतलब ही होता है सूर्य। फिलहाल आपसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि, और शुभकामनाएं कि आप आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ शब्दों के जरिए पढ़ते रहें, रथ पे सवार होकर लिखते रहें। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आमने सामने में रवि यादव से आज की बातचीत इतना ही। कल हम फिर मुलाकात करेंगे किसी अलग शख्स के साथ। तब तक नमस्कार।